दिल्ली में है और आयुर्वेदा सुप्रसिद्ध नाड़ी वैद्य डॉक्टर महेश्वर दत्त त्रिपाठी जी के ऑफिस में है, उनके क्लिनिक में है। आपका स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब। सर मैं चाहूँगा नमस्कार। सर्वप्रथम हमारे नए दर्शक हैं उनका संपूर्ण परिचय जो है आपके द्वारा हो जाए। सर अपना परिचय दें। सर मैं वैद्य महेश्वर दत्त त्रिपाठी, जी। दिल्ली मयूर विहार फेस 1। सर नाड़ी वैद्य हैं आप जी। बेसिकली जो आज की 21वीं सदी की जो युवा पीढ़ी है उनको इन सब के बारे में जानकारी नहीं है। हाँ, एक्चुअली क्या है, नाड़ी से ही सारी बीमारियों का डिटर्मिनेशन हो जाता है। अगर डायग्नोस की बात करें तो हम नाड़ी जब देखते हैं तो नाड़ी से ही हमें पता चल जाता है कि वातज नाड़ी है, पित्तज नाड़ी है, कफज नाड़ी है, या वातज पित्तज है, या कफज पित्तज है, या त्रिदोषज है, जिसे गांव में सन्निपातज भी कह देते हैं। तो उससे नाड़ियों से अब कोई हो गया, हंस गति होती है, जल गति होती है, तमाम सारी नाड़ियों के प्रकार होते हैं। उसे डिटर्मिनेट करने के बाद आदमी की प्रकृति पता चल जाती है, तो उसे क्या क्या बीमारियां आगे हो सकती हैं या क्या क्या हैं उसे ये पता चल जाता है। तो एक्चुअली नाड़ी से ही सही आयुर्वेद का डायग्नोस हो पाता है, औषध समायोजन हो पाता है, और तभी जा कर के इसमें पूरा आराम होता है। क्योंकि आयुर्वेद ये कहता है कि शर दोषा समाग्निश शर धातु मल क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थित्य विधीयते। जब हमारी सारे वात पित्त कफ, सारी धातुएं जो शरीर को धारण करती हैं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये शरीर को धारण करती हैं हमारे, और इनके जब समान गति से इनका समावेश पोषण होता रहता है, उसके बाद क्या होता है कि मल यानी मल मूत्र पुरीश यानी पसीना सही ढंग से आना चाहिए। वॉकिंग वगैरह इसीलिए हम बताते हैं, योगा बताते हैं, एक्सरसाइज बताते हैं। यूरिनेशन, पानी का इनपुट आउटपुट सही होना चाहिए। हमारा भोजन व्यवस्था सही ढंग से होनी चाहिए। तो ये तीनों जब समान रूप से होते हैं, उसके बाद भी स्वस्थ नहीं कहा जाता आयुर्वेद में। उसके बाद भी प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मना, कि हम आत्मा और मन से प्रसन्न रहें, तभी हम स्वस्थ की श्रेणी में आ सकते हैं। तो ये हमारी दिनचर्या जो ऋषियों ने बनाई थी कि सुबह उठ कर के ब्रह्म मुहूर्त में हमें लेना है, स्नान करना है, फिर शौच करना है, शौच स्नान करना है, उसके बाद योगा करना है, पूजा पाठ करना है, फिर उसके बाद अपनी दैनिक जो हमारा भी कार्यभार है या हमारी नाश्ता पानी है वो सब लेते हैं। और भोजन की व्यवस्था आयुर्वेद में ये कहा गया है कि सबसे पहले शरीर की साधना, शरीर की साधना के बाद ही सब कुछ संभव हो सकता है, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। वैसे भी कहा गया, धर्म में कहीं भी कहा जाता है, धर्मे अर्थे कामे मोक्षे च। धर्म की कामना हो, अर्थ की कामना हो, काम की हो, मोक्ष की हो, सारी चीज़ों में शरीर का सबसे पहला रोल अदा होता है कि हमारा शरीर सधा हुआ होना चाहिए। उसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। स्वस्थ शरीर से ही स्वस्थ मन हो सकता है, स्वस्थ मन से ही हमारे राष्ट्र का भी विकास हो सकता है, हमारा परिवार का विकास हो सकता है, हमारे परिवार का, हमारी जनरेशन का। बस आज के लिए इतने काफ़ी है। महेश्वर त्रिपाठी जी, एक बड़ा सवाल है कि जो आयुर्वेद है वो इतनी सदी पुरानी होने के बावजूद भी एलोपैथी से बहुत पीछे है। पीछे मैं नहीं कहूँगा, विश्वसनीयता जो है बहुत विलम्ब से लोगों के अंदर जन्म लेती है। तो थोड़ी सी ये जो भ्रांति है, ये मैं चाहूँगा थोड़ा प्रबलता से इसको बताएं आप। एक्चुअली अभी इसी विषय पे आप चर्चा कर रहे थे। नाड़ी का ज्ञान लोगों को नहीं होता है, वैद्यों को भी नहीं हो पाता है। पढ़ाया सबको जाता है, प्रैक्टिस में कोई नहीं लाता है। जब प्रैक्टिस में लाएंगे तो हमें ही सहूलियत होगी कि मरीजों की हम सही बीमारियों को जान पाएँ, औषधि का सही समायोजन कर पाएँ और उन्हें आराम दे पाएँ, है ना। तो दवाएं भी आयुर्वेद में जो रस चिकित्सा होती है वो प्रधान चिकित्सा होती है, थोड़ा फास्ट काम करती है, थोड़ा महंगी होती है, फिर उसमें मेटल यानी गोल्ड वगैरह हो जाता है। तो ये उसी पे डिपेंड करता है कि इनकी क्वालिटी कैसी है, इनकी क्वालिटी कैसी है, और देश काल परिस्थिति यानी मरीज की बल देख करके, उसकी प्रकृति देख करके, उसका एज देख करके सारी चीज़ें हम दें कि क्या उसको शरीर को कितना पच पाएगा, है ना। तब उसको सही ढंग से अपने आप आराम आने लगता है। और सबसे पहला काम क्या होता है
और कुछ पूछेंगे? जी सर, पूछना 2-3 चीज़ें हैं, आप कंटिन्यू करें सर, कंटिन्यू करें। हाँ, एक्चुअली क्या होता है ना, सारी बीमारियों की जड़ लीवर होती है। लीवर से ही सारी बीमारियों की उत्पत्ति होती है। जैसे ही हमारा पाचन व संस्थान, रस व संस्थान दूषित होता है, वैसे ही हमारी शरीर में बीमारियां चालू हो जाती हैं। तो इसका सबसे ज़रूरी होता है कि हमारे शरीर के हाइट, एज के हिसाब से हमारे लिक्विड डाइट, हमारे आहार विहार, मौसम के फल, मौसम की सब्जी, यही सारी चीज़ें और सिंपल चीज़ ही हमें ज़्यादा खाना चाहिए। तो इससे हमारे शरीर जो है सधा हुआ रहता है। शरीर जब सधा रहता है तो बीमारियां नहीं होती है। और खान पान का तो इसीलिए ध्यान कि लीवर जैसे ही थोड़ा सा बीमार होगा, जैसे लीवर फैटी आजकल आम बात हो जाती है। डॉक्टर को लीवर फैटी इंडिकेट भी होता है तो वो एलोपैथ वाले कह देते हैं कोई बात नहीं है, गैस की दवा ले लीजिए, आपको आराम आ जाएगा। लेकिन वो बीमारी को और दबाते जाते हैं, फिर उसमें स्टेनोसिस हो जाता है, लीवर सोरोसिस हो जाता है, क्योंकि वही चिकनाहट लीवर में जमा होने लगती है। तो एक सॉफ्ट चीज़ जो होती है वो टाइट होने लगती है। टाइट होने लगती है तो पाचन क्रिया हमारी कम हो जाती है। फिर पैंक्रियाज होता है, पैंक्रियाज के डिस्फंक्शन से हमें शुगर हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल हो जाता है। पित्त अगर कम आने लगा तो हमें एसिडिटी बढ़ जाता है। फिर वही ब्लड में पित्त की मात्रा बढ़ने लगती है तो हमें हार्ट की बीमारियां चालू हो जाती हैं, है ना। तो इसी तरह से हमें जो है तो सबसे पहला काम होता है कि हमें अपने भोजन व्यवस्था और अब शरीर की साधना बहुत ही ज़रूरी है। सर, जो व्रत रहते हैं लोग, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, जैसे आपने जो सबसे प्रबल बात कही कि भाई हमें स्वयं की साधना, इस शरीर की साधना सबसे जरूरी है, तो जो एक प्रथा चला है व्रत रहने वाला, वो कहाँ तक कारगर होता है? व्रत अच्छा होता है क्योंकि 7 दिन अगर हम बहुत कुछ खाते हैं तो धर्मों में तो शनिवार को खिचड़ी बताया गया है कि हल्का भोजन लें। संडे छुट्टी रहती है, सबके यहाँ रिच भोजन बनता है या बाहर का खाते हैं लोग, तो इसलिए भी संडे को हम खिचड़ी वगैरह हल्का लें तो एक तरह से व्रत ही हो जाता है, हल्कापन हो जाता है। और अगले दिन हम थोड़ा हैवी भी खाते हैं तो वो पच जाता है किसी भी तरह से। और दूसरी बात, व्रत क्या होता है, सप्ताह में 1 दिन व्रत रहना ज़रूरी होता है, शरीर की शुद्धि उससे होती है। और एक्चुअली कहा जाए ना तो पानी या प्राणी नाम प्राणयो मात हितकारी। पानी एक ऐसी चीज़ है कि उस पर महीनों जिंदा रहा जा सकता है। भोजन ना मिले तब भी जिंदा रहा जा सकता है, लेकिन अगर पानी ना मिले तो हमें 1 दिन जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है। इसलिए शरीर में पानी की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। लिक्विड डाइट, फल फूल, हल्की चीज़ें, सुबह 11 बजे तक हमें हरी चीज़ें पोषित हो करती हैं। दोपहर में हमें हार्ड डाइट बताया जाता है, इसीलिए कि हम कुछ भी अन्न खा लें तो वो थोड़ा पचता है। शाम को फिर हम हल्का या दुग्धपान वगैरह करके हल्की चीज़ें ले करके फिर सो जाएं। तो ये हमारी दिनचर्या होनी चाहिए, तब जा कर के कहीं शरीर सत्ता है। और शरीर सत्ता है तो मन भी स्वस्थ रहता है और सारे कार्य करने के लिए हम एकदम स्वस्थ रहते हैं। जैसे आपने कहा, पूजा करने के लिए, कुछ भी करने के लिए सबसे पहले स्वस्थ शरीर है। पूजा के लिए तो प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना। अभी आपको हमने बताया था कि स्वस्थ रहने के लिए सब कुछ बराबर सही चल रहा है, तब भी प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना, आत्मा और मन से जब प्रसन्न रहते हैं तो उसके लिए भी क्या है, हमें आत्मविश्वास चाहिए। हमें आत्मविश्वास चाहिए तो उसके लिए हमें फिर पूजा पाठ ही करनी पड़ती है। किसी भी चीज़ की आराधना या साधना ही जो है तो हमें आत्मविश्वास देता है, तो उससे हमारा मन स्वस्थ रहता है और हम दीर्घायु भी होते हैं और सारे काम करने में सक्षम होते हैं। एक सवाल मेरा, बस 5 मिनट आपको। सर, देखा जाता है 21वीं सदी में हम आ गए, सबको पता है कि हमें अच्छा खाना खाना चाहिए, लेकिन आज क्या आप देखें, चाहे वो जोमेटो हो या रेस्टोरेंट हो, घर की गृहिणी हो, सप्ताह में 3 दिन पूरा परिवार बाहर खाना खाने जाता है और उससे बहुत सारी अनेक बीमारियां पैदा होती हैं। तो इसको रोकने के लिए आपका क्या संदेश है आज की पीढ़ी को? अब संदेश क्या दिया जा सकता है, कोई आजकल मानने को तैयार नहीं। जितनी संप्रभुता उतनी ही आलस्य, जितना ही हम सुख सुविधाओं में भौतिकता में जाएंगे। अब कहते ही हैं ये कल युग है, ये कल युग है, कल पुर्जों का युग है। कल पुर्जों का मतलब हमारी सारी सुविधाएं हमारे पास, बैठे बैठे एक कमरे में कूलर है, पंखा है, टीवी है, सारी चीज़ें, गाड़ी है, घोड़ा है, मूवमेंट नाम की चीज़ नहीं है। और जैसे ही हम संपन्न होते हैं या सक्षम होते हैं तो खाने का और रिच करते हैं कि हम और अच्छी चीज़ खाएं, पौष्टिक खाएं। और वो पौष्टिक चीज़ें लेकिन ऐसे नहीं पचती हैं। खाना खाते नहीं लोग। हाँ, और पौष्टिक चीज़ें जो है बिल्कुल नहीं पचती हैं। और फास्ट फूड का तो मतलब है कि पीढ़ी को बर्बाद करना। अगर लीवर डैमेज हो गया बचपन से ही तो फिर वो जीवन भर हमारे शरीर को स्वस्थ नहीं रख सकता। असमय में ही सारी बीमारियां हमारे
प्रकट होने लगती है। तो लोगों को जो है घर का बना खाना खाना बिल्कुल चाहिए, बाहर कम खाना चाहिए। हाँ। एक सवाल सर, जो आपकी जो पद्धति है, जो आयुर्वेद सिद्धांत है, उस पर मैं चाहूँगा केंद्र सरकार और राज्य सरकार से अपील करें। जैसे बहुत एलोपैथ के विश्वविद्यालय खुल गए, बहुत यूनिवर्सिटियाँ बोल गई, बहुत मेडिकल कॉलेज हो गया, लेकिन इस तरफ बहुत यूनिवर्सिटियाँ बोल गई, बहुत मेडिकल कॉलेज हो गया, लेकिन इस तरफ नए जनरेशन को आकर्षित करने के लिए प्रयास बहुत कम होता है। आप मानते हैं इस बात के लिए? प्रयास बीच में तो काफ़ी कम हुआ था, फिर इधर काफ़ी बड़े बड़े क्या कहते हैं, रामदेव जी हो गए, बहुत सारे लोग हो गए जो आयुर्वेद की तरफ रुचि लोगों का बढ़ाया, लेकिन बात नहीं, वहीं पर मंत्रालय है, हाँ, अब जाके थोड़ा एक्टिव आयुष मंत्रालय एक्टिव हुआ है, लेकिन इसमें अगर जो सरकारी महकमे की बात कही जाए तो जहाँ तक देखा गया है वो अभी भी वही आलसपन से अपना काम करते हैं। और दवाओं की क्या सप्लाई होती है, क्या गुणवत्ता होती है, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। मरीजों के डायग्नोस बहुत अच्छे से होने चाहिए, और हमें आयुर्वेद की पद्धति से ही चिकित्सा करनी होती है। ऐसा नहीं कि शुगर का आया तो हमने शुगर की बीमारी दे दी, बीपी का आया तो हमने बीपी की बीमारी दे दी, और दर्द का आया तो हमने दर्द की दवा दे दी। किस वजह से होता है ना, किस वजह से, बात 90 तरह का होता है, इसे डिटर्मिनेट करना पड़ता है। पित्त कितने 5 प्रकार का होता है, फिर उस 5 के भी कई एक प्रकार होते हैं। कफ भी 5 प्रकार का होता है, फिर वो भी कई एक प्रकार का होता है। शरीर में अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से कफ जाना जाता है, पित्त जाना जाता है। तो ये बहुत विस्तार की चीज़ है। मेनली हमें प्रकृति के नेचर के उसमें जितना रहना चाहिए, मौसम के फल सब्जी ऋतुचर्या का पालन करना चाहिए, और दिनचर्या का पालन करना चाहिए, ऋतुचर्या का पालन चाहिए, और नॉर्मल भोजन ही करना चाहिए। सर लोग जो है ना, बस मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, लोग जो है सर मतलब जैसे कोई दिक्कत होती है ना, सर्वप्रथम एलोपैथ की तरफ भागते हैं। जानते तो हैं आयुर्वेद को, लेकिन सोचते हैं बड़ा लंबा समय लगेगा। तो ये भ्रांति कैसे और कब खत्म होगी, क्या करना पड़ेगा? एक्चुअली उसके लिए लोगों को, वैद्यों को एक साथ आना पड़ेगा, और वैद्यों को एक संगोष्ठी में, ना कि अपने बिजनेस भर का ध्यान रखना पड़ेगा कि पेशेंट आ गया, हमने उसे देख लिया, दवाएं दे दी, 2-4 हज़ार कमा लिया, उसे आराम नहीं हुआ तो और किसी वैद्य के पास चला गया। हो सकता है 10 के जाने के बाद 11वें पे अच्छे वैद्य के पास पहुंच जाए, लेकिन तब तक उसकी बीमारियां बहुत बढ़ चुकी होती हैं, तो वो कष्ट साध्य हो जाती हैं। कष्ट साध्य साधा जा सकता है अगर उसके पास पेशेंस है, पेशेंट के पास औषधि सही मिल गई है, सुविधाएं मिल गई है, तो ज़रूर फ़ायदा होता है। उसके बाद कष्ट साध्य के बाद हो जाती हैं असाध्य बीमारियां हो जाती हैं। तो असाध्य बीमारियों में सिर्फ उसको क्या है, जिंदा रखा जा सकता है। जैसे लोग जवाब देते हैं अब कीमो नहीं ले सकता है, अब डायलिसिस नहीं ले सकता, बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, फिर उसे आयुर्वेद का ही सहारा लेना पड़ता है। तो उसमें भी वही औषध समायोजन और उसके खान पान, उसके शरीर का बल, देश काल, सारी चीज़ें देख करके जब हम करते हैं तभी उसे आराम आ पाता है, और वो काफ़ी समय तक अपना जीवन यापन कर पाता है सुखपूर्वक। त्रिपाठी जी, बहुत लंबा विषय है, कई घंटे लगेंगे। अंतिम सवाल है सर, अगर प्रारंभिक चरण से व्यक्ति अगर जुड़े आयुर्वेद से, तो कौन बड़ी बड़ी सी बीमारियों उससे ठीक हो सकती है अगर प्रारंभिक चरण से जुड़ जाए तो? देखिए, मैंने संक्षिप्त में जितना बताया, आप भी बहुत जल्दी में हैं, हमारे पास भी थोड़ा बाहर लोग खड़े हैं, उन्हें भी देखना है, समय इतना है नहीं। लेकिन अगर दिनचर्या, ऋतुचर्या और भोजन व्यवस्था सही ढंग से हो, अपनी पाचन प्रणाली को एकदम नियमित रखें। कहते हैं ना, बर्तन एक जूठा हो गया तो उसे हम 4 बार धो करके खाते हैं, 4 बार धो करके हम भोजन लेते हैं, उसमें थाली हो, कटोरी हो, कुकर हो, कुछ भी चीज़ हो। लेकिन इस शरीर को, जिसमें ये भोजन जा रहा है, कैसा पचा, कैसा नहीं पचा, कितना साफ़ हुआ, कितना नहीं साफ़ हुआ, उस चीज़ का हम ध्यान बिल्कुल नहीं रखते हैं। तो फिर उसी हिसाब से हमारे शरीर में भी मलिनता और बीमारियां पनपने लगती हैं। और एक्चुअली अगर भोजन साधना सही रहे तो 100 साल तक अभी भी लोग जीवित रह सकते हैं और बीमारियों से बचे भी रह सकते हैं। डॉक्टर साहब त्रिपाठी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय पे हम आपसे बात करेंगे। नमस्कार सर।